हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आपने पीछे के सेशन शायद कंप्लीट कर ही लिए होंगे। अगर अब तक नहीं किए हैं तो आप उनको भी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपने पीछे से रिवीजन नहीं किया है तो आगे बढ़ने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे बेस्ट वे है कि जितना भी आपने पीछे से पढ़ा है उसको एक बार ठीक से रिवीजन जरूर कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, पीछे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं। आगे हम आज करेंगे इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस के बारे में। तो देखेंगे हम इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस के क्वेश्चंस किस तरीके से अब तक पूछे जाते हैं। ये आपके लेटेस्ट 2022 में आए हुए CGL के टीयर 1 में क्वेश्चन जो पूछे गए इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस के वो हम लेकर आए हैं। ये आपके पास बेस्ट वे होता है समझने के लिए कि जो आपको चीजें आती हैं उनको इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन था आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। अब यहाँ पर जो वर लिसनिंग दिया हुआ है ये अब क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बोल्ड मिलेगा। वर लिसनिंग क्या होगा? बोल्ड होगा। मतलब हमें वर लिसनिंग की जगह कुछ पुट करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर आप बताइए वर लिसनिंग की जगह हम क्या रख सकते थे। क्या हम एम लिसनिंग लिख सकते हैं? LISTENING। दूसरा ऑप्शन है हैव लिसेंड, हैड लिसेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नो सब्सटीट्यूशन, यानी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करना है, जो सेंटेंस है वो ठीक है। तो अब आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना था। क्या? आई विश आई वर लिसनिंग, यहां पर वर लिसनिंग की जगह हमें पुट करना है। तो क्या हम वर लिसनिंग की जगह एम लिसनिंग लिख सकते थे? क्या हम वर लिसनिंग की जगह हैव लिसनिंग लिख सकते थे? या हम वर लिसनिंग की जगह हैड लिसन्ड लिख सकते थे? या फिर हम वर लिसनिंग की जगह नो सब्सटीट्यूशन, यानी जो लिखा है वो ठीक लिखा है। अब आप इमेजिन करिएगा, देखिएगा आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, ये आपने कॉन्स्ट्रक्शन बहुत बार पढ़ा होगा। आई विश आई वर क्या पढ़ा था? आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड। अब देखिएगा ध्यान से हम कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं कि आपको यह समझना है जब कोई ऐसी कल्पना होती है जो इम्पॉसिबल हो। कैसी कल्पना हो? इम्पॉसिबल हो। अगर कोई इम्पॉसिबल बात होती है, कैसी बात होती है, तो फिर हम आई विश के साथ आई के साथ वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोई ऐसी इमेजिनेशन हो जो इम्पॉसिबल हो। काश में पक्षी होता, तो क्योंकि हम मनुष्य पक्षी नहीं बन सकते या नहीं हो सकते इस फॉर्म में, अगले जन्म में बनना वो अलग बात है, हम अभी की बात कर रहे हैं। आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता। हाँ, ये तो बन सकते हैं भविष्य में, अभी नहीं होता, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो जो चीज ऐसी है जो इम्पॉसिबल है वहां पर हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। अब आप सेंटेंस देखिएगा और आपको पता चलता आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती, काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी होती। जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे बड़े हमसे कहते हैं, काश हमने उनकी बातों को ध्यान से सुना होता। ध्यान से सुना होता का मतलब है हमने उसको इंप्लीमेंट किया होता, उस पर हमने अमल किया होता, हमने वैसा काम किया होता। तो ये कोई ऐसी कल्पना तो है नहीं जो इम्पॉसिबल है। अगर हम अपने पेरेंट्स की, अगर हम अपने से बड़ों की सही बातों को मान लेते तो लाइफ कैसी हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। तो ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है जो नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब है ये एक ऐसी कल्पना है, ये एक ऐसी इमेजिनेशन है, ये एक ऐसा पश्चाताप है अगर हमने अपने पेरेंट्स की बात मानी होती। तो आई विश आई वर लिसनिंग। अब आप लोग डिसाइड करके बताइए क्या आंसर आपका हो सकता था। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। एम लिसनिंग नहीं,
हैव लिसेंड नहीं, नो सब्सटीट्यूशन नहीं, तो क्या हो जाएगा हैड लिसेंड, काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती। आई विश आई हैड लिसेंड, वर लिसनिंग की जगह क्या हो जाएगा हैड लिसेंड हो जाएगा। तो वर लिसनिंग की जगह इंप्रूव करके हम सेंटेंस को क्या लिख सकते थे, आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती या मानी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वंडरिंग, क्वेश्चन है आई हैव बीन वंडरिंग, आई हैव बीन वंडरिंग at taking skating as a hobby, skating as a hobby। अब यहां पर एट टेकिंग जो है इस वर्ड को हमें चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, ये ऑप्शन से देखेंगे। आई हैव बीन वंडरिंग, आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी, तो हमें एट टेकिंग की जगह ऑप्शंस को चूज करना है। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर देखते हैं आंसर। ऑन टेकिंग टू, पहला ऑप्शन है ऑन टेकिंग टू, ऑन टेकिंग टू। दूसरा ऑप्शन है टू टेक अप, टू टेक अप। थर्ड ऑप्शन है अबाउट टेकिंग अप, अबाउट टेकिंग अप। एंड फोर्थ ऑप्शन है नो सब्सटीट्यूशन। अब आपको बताना है कि आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग, एट टेकिंग की जगह कुछ और वर्ड यूज किया जा सकता है सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए, या फिर नो सब्सटीट्यूशन रहेगा, मतलब सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी, तो क्या हम एट टेकिंग की जगह ऑन टेकिंग टू लिख सकते थे, या फिर हम एट टेकिंग की जगह टू टेक अप लिख सकते हैं, या फिर हम एट टेकिंग की जगह अबाउट टेकिंग अप लिख सकते हैं, या फिर हम एट टेकिंग को एट टेकिंग ही रहने देंगे और यहां पर नो सब्सटीट्यूशन ऑप्शन होगा। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट विल बी आंसर एंड व्हाई। तो होपफुली आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अब हम आपको आंसर बताते हैं। ऑन टेकिंग टू नहीं होगा, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद कर लीजिएगा, वंडरिंग अबाउट होता है। क्या होता है, वंडरिंग अबाउट। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको क्या करनी पड़ती है, याद ही करनी पड़ती है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो वंडरिंग के साथ क्या लगता है, हमेशा अबाउट लगता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में वंडरिंग प्लस अबाउट होता है। क्या होता है, वंडरिंग प्लस अबाउट होता है। तो अब आपका आंसर डिसाइड हो गया होगा इस तरीके से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट टेकिंग अप, क्या हो जाएगा, अबाउट टेकिंग अप
आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट टेकिंग अप स्केटिंग एज अ हॉबी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस वो लर्न करने की बात है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसको याद है उसके लिए समझने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझना है नहीं कुछ इसमें। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पहले से फिक्स्ड है, वो आपको बस याद होना चाहिए। तो वंडरिंग अबाउट होगा, क्या हो जाएगा, वंडरिंग अबाउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट सो फ्रेंडली, ही इज नॉट सो फ्रेंडली, he is not so friendly like she is, like she is। वो इतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि वह है। मतलब वो मेल व्यक्ति इतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि वो फीमेल व्यक्ति, फीमेल पर्सन है। सो ही इज नॉट सो फ्रेंडली। ऑप्शंस कौन से हैं, सो फ्रेंडली लाइक, क्या लिखा है, सो फ्रेंडली लाइक। यहां पर आपको बताना है कि सो फ्रेंडली लाइक की जगह क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन है सो फ्रेंडली एज, सो फ्रेंडली एज, दूसरा ऑप्शन है एज फ्रेंडली लाइक, एज फ्रेंडली लाइक। थर्ड ऑप्शन है सो फ्रेंडली दैट, सो फ्रेंडली दैट। एंड फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन। मतलब सेंटेंस को इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो ठीक लिखा हुआ है। अब आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप अपना आंसर डिसाइड करिए। ही इज नॉट सो फ्रेंडली, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। हमें सो फ्रेंडली लाइक की जगह पर, सो फ्रेंडली लाइक की जगह पर वर्ड्स यूज करने हैं। देखिए हमने आपको एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज में बताया हुआ था और कंजक्शन में भी बताया था। क्या, ध्यान से देखिएगा। नॉट के साथ जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सो एज, क्या, सो एज एंड एज एज, एज एज। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो ये कॉन्स्ट्रक्शन लगती है, क्या लगती है, नेगेटिव सेंटेंस होता है ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। नेगेटिव सेंटेंस में सो एज एंड एज लगता है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में केवल एज होता है। क्या होता है, हमने आपको कंजक्शन में बताया हुआ था और डिग्रीज में भी बताया हुआ था कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो कंपैरिजन करने के लिए हम सो एज का यूज करते हैं और एज का भी यूज करते हैं। नेगेटिव में दोनों लग सकते हैं, सो एज का भी यूज हो सकता है और एज का भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो केवल एज का यूज होगा कंपैरिजन में। अब आप यहां पर देख लीजिएगा, सो फ्रेंडली लाइक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सो फ्रेंडली लाइक लिखा हुआ है, और ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो या तो फिर ये सो फ्रेंडली और लाइक की जगह क्या, सो फ्रेंडली एज हो सकता था, या फिर एज फ्रेंडली एज हो सकता था। अब आप देख लीजिएगा कौन सी कंडीशन इसमें आपके लिए सुटेबल है, कौन सी सिचुएशन इसमें फॉलो कर रही है।
ये दो रास्ते हैं, आप इस सेंटेंस को इन दो रास्तों से ठीक कर सकते थे, दो मेथड से, दो तरीके से ठीक कर सकते थे। या तो एज फ्रेंडली एज होना चाहिए, एज फ्रेंडली एज होना चाहिए, या सो फ्रेंडली एज होना चाहिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सो फ्रेंडली एज लिखा हुआ है, एज फ्रेंडली एज का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एज फ्रेंडली एज का ऑप्शन होता तो हम वो कर देते। दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि मेथड ये है सो एज का एंड एज का, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो या तो सो एज का ऑप्शन होगा या फिर एज का ऑप्शन होगा। तो आपके पास इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा है ही इज नॉट सो फ्रेंडली एज सी इज, तो सो फ्रेंडली एज इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बात समझ आई? देखिए अगर आपको ये कंजक्शन याद है, हमने आपको बताए थे कंजक्शन में कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सो एज का या एज का यूज होता है, लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो केवल एज का यूज होता है कंपैरिजन करने में। अगर अभी भी आपको कंजक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे पूरा चैप्टर कराया गया है, पीछे के सेशंस आप ठीक से देख लीजिएगा। ये चीजें बहुत कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं सारी एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो फिर क्वेश्चन करने में कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी नीडेड, क्वेश्चन है a lady needed love and care, love and care. A lady needed love and care beyond money, love and care beyond money, beyond money. एग्जामिनर भी पार्शियलिटी करता है, मतलब लेडीज को ही क्यों नीड है भाई, पुरुषों के लिए भी लिख देना चाहिए था। A lady needed love and care beyond money. महिलाओं को, किसी भी महिला को लव और केयर के अलावा पैसे की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और क्या ही जरूरत पड़ेगी लाइफ में। अगर लव और केयर भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, पुरुषों के लिए कभी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा जाता। ये गलत बात है, एग्जामिनर से शिकायत करनी पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन इसके देखिएगा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिसाइड्स, फिल किसकी जगह करना है, बियॉन्ड मनी की जगह करना है। क्या करना है, बियॉन्ड मनी की जगह सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए ऑप्शंस हैं बिसाइड्स, दूसरा ऑप्शन है बिसाइड, थर्ड ऑप्शन है बीनीथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन। सो a lady needed love and care beyond money। अब आप देखिएगा यहां पर जो बियॉन्ड मनी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड मनी। तो बियॉन्ड की जगह, किसके जगह, बियॉन्ड की जगह, सॉरी मनी को नहीं, बियॉन्ड की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर आंसर आएगा। A lady needed love and care, किसी भी महिला को लव एंड केयर के अलावा और किस चीज की जरूरत होती है, पैसे की। तो बियॉन्ड की जगह, देखिए बियॉन्ड का मतलब होता है जो चीज हम नहीं कर सकते हैं, जो चीज इम्पॉसिबल होती है, उसके लिए बियॉन्ड वर्ड का यूज किया जाता है। जो काम आप नहीं कर सकते, जैसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, बियॉन्ड के लिए यूज करते हैं। तो क्या इसमें कोई ऐसी बात कही गई है जो हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऑलरेडी नीडेड लव एंड केयर मनी, तो बियॉन्ड की जगह क्या आना चाहिए आप बताइएगा, आपका आंसर क्या है पहले, बिसाइड। बिसाइड आपको पता है बाई साइड होता है या बगल में होता है, क्या होता है, बीनीथ, बीनीथ का मतलब नीचे होता है। नो सब्स्टिट्यूशन मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अगर हम नो सब्स्टिट्यूशन चूज करते हैं इसका मतलब ये आंसर ठीक है।
लेकिन आपको पता है कि बियॉन्ड का मतलब ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज जो हम नहीं कर सकते उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लव और केयर के अलावा पैसा दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पैसा दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड। क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। यस और तो देखिएगा, आपने आंसर डिसाइड कर लिया तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, one of my friends is gone to Goa, is gone to Goa, is gone to Goa for a holiday, for a holiday। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखिएगा, वर गॉन, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर गॉन, दूसरा ऑप्शन है केवल गॉन, एंड थर्ड ऑप्शन है हैज गॉन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आर गॉन। फोर्थ ऑप्शन है आर गॉन। आप लोग आंसर डिसाइड करिएगा। अगर आपने टेंस ठीक से पढ़ा है तो आप ये सेंटेंस अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास चांस है, अभी अभी आपके पास टाइम है। पीछे सेशंस में शुरू में बहुत, जहां से स्टार्ट होता है सेशन, जहां से स्टार्ट होती है इंग्लिश की प्लेलिस्ट, वहां पर आप देख सकते हैं टेंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक टेंस के सारे पार्ट्स, सारी कंस्ट्रक्शन कराई गई हैं। तो कम से कम टेंस में तो प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर अभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। और हमने हमेशा बोला है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें हमें आती हैं और उसके बाद भी हम एग्जाम में कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऑप्शंस को चूज नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो उसके पीछे केवल और एक केवल प्रॉब्लम है कि हम रिवीजन ठीक से नहीं करते। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और ये सारी कॉन्स्ट्रक्शंस और सारे रूल्स आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए यहां पर बात वन की हो रही है। किसकी हो रही है ये भी समझना है। जब भी ऐसी कॉन्स्ट्रक्शन होती है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल लिखा हुआ है। तो आपको कॉन्स्ट्रक्शन पता है, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आपको पता है सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट हमारा क्या है? वन सब्जेक्ट है। वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यहां पर जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। ये आपको याद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया हुआ है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। अब आप बताइएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको पता है अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वन ऑफ के बाद, किसके बाद? वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। और अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप इजिली फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर गॉन लिखा है। और क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? फोर्थ ऑप्शन भी आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे तरीके, ये सारे फंडे अपनाने ही पड़ेंगे, ताकि आप जो आंसर्स
चूज कर रहे हैं वो आंसर आपका 100% ठीक हो, उसमें ये ना रह जाए कि किया तो है पता नहीं गलत है या सही है, ऐसी सिचुएशन ना बचे। तो अगर आपको ये रूल पता है कि वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है, लेकिन उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो आप देख लीजिएगा वर वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि वर प्लूरल है, आर का भी कैंसिल हो गया क्योंकि आर प्लूरल है। अब आपके पास ऑप्शन बचा गॉन और हैज गॉन। तो आपको पता है अगर आपने पढ़ा हुआ है क्या, अगर आपने पढ़ा हुआ है परफेक्ट टेंस, क्या पढ़ा हुआ है परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब भी तो हैज या हैव या हैड आएगी, क्या आएगी, हैज या हैव या हैड आएगी। तो हैज के बाद क्या आ जाएगा, गॉन आ जाएगा। इसलिए आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, क्या है, थर्ड ऑप्शन ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। इज इट क्लियर, अभी भी कोई डाउट? अगर ये आपको रूल्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऑप्शंस भी समझ आ गए होंगे, क्यों ऑप्शन कौन सा आंसर हो सकता है, हैज गॉन क्यों हो सकता है। ये मामला केवल टेंस का था, किसका था, टेंस के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस कई बार एसएससी पूछती है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल after finishing high school I plan to pursuing law। After finishing high school I plan to pursuing law। तो प्लान टू परसुइंग, इसकी जगह हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। प्लान टू परसुइंग आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परसुइंग लॉ। अब हमें बताना है कि प्लान टू परसुइंग की जगह क्या ऑप्शंस हो सकते थे, क्या यही ऑप्शन ठीक है। तो उसके लिए फिर देखते हैं क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई जरूरत नहीं है सेंटेंस को ठीक करने की, सेंटेंस ऑलरेडी क्या है, ऐसा नो सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता रहा हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है प्लान इन परस्यू, प्लान इन परस्यू। थर्ड ऑप्शन है प्लान टू परस्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लान टू परस्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लान टू परस्यूइंग। प्लान टू परस्यूइंग। अब आप बताइएगा इन चारों में से क्या नो सब्स्टिट्यूशन रखा जा सकता है, यानी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और अगर नो सब्स्टिट्यूशन नहीं रखा जा सकता है, सेंटेंस ठीक नहीं है, तो बाकी तीन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए ठीक होगा। चलिए आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, देन आई विल टेल यू आंसर। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद आई प्लान टू परस्यूइंग। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर आपको रूल थोड़ा भी पता है तो आपको पता है कि वर्ब टू के बाद, किसके बाद, टू के बाद, यानी इन्फिनिटिव में टू प्लस हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आपको पता है कि इन्फिनिटिव में, किसमें, इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो प्लान टू, प्लान इन परस्यूइंग की तो बात ही नहीं है, यहां पर तो प्रेपोजिशन की गलती कर दी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां पर बात बचती है प्लान टू, प्लान टू परस्यू या परस्यूइंग, प्लान टू परस्यूइंग, तो प्लान टू परस्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लान टू परस्यू हो जाएगा। आपने देखा टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई है, फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। इन्फिनिटिव में टू के बाद वर्ब की क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। टू में टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। क्लियर हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राजन इज हैविंग, क्वेश्चन है राजन इज हैविंग, राजन इज हैविंग थ्री ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स, थ्री ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स। राजन इज हैविंग थ्री ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स। अब हमें यहाँ पर राजन इज हैविंग की जगह क्या सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है या नहीं इंप्रूव किया जा सकता है, तो ऑप्शंस देखिएगा फिर आंसर बताइएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राजन हैज, राजन हैज। सेकेंड ऑप्शन है राजन हैज, राजन वाज हैविंग, राजन वाज हैविंग एंड थर्ड ऑप्शन है राजन हैज बीन हैविंग, राजन हैज बीन हैविंग एंड फोर्थ ऑप्शन है राजन हैविंग, राजन हैविंग। तो देखिएगा सेंटेंस है राजन इज हैविंग, राजन इज हैविंग थ्री ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स, तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन का तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस को इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा। तो अगर सेंटेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, सो राजन इज हैविंग। देखिए जब भी हमारे भाई बहन है, हमारे पास कार है, हमारे पास कोई चीज है, जब भी पोजीशन की बात होती है, किसकी बात होती है, पोजीशन की बात होती है, तो आपको पता है हैज की सिंपल फॉर्म, हैज या हैव की सिंपल फॉर्म हैज या हैव ही रखी जाती है। क्या रखी जाती है, हैज या हैव ही रखी जाती है। तो यहां पर इज को ऑक्सिलरी बना दिया इन्होंने, यानी हेल्पिंग वर्ब बना दी, और हैविंग को मेन वर्ब बना दिया। क्या बना दिया, मेन वर्ब बना दिया। लेकिन जब पोजीशन की बात आती है, किसकी बात आती है, पोजीशन की बात आती है, तो हैज या हैव ही एक वर्ब यूज की जाती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हो या चाहे फिर वो मेन वर्ब की फॉर्म में हो। तो राजन इज हैविंग, इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, राजन हैज। क्या हो जाएगा, राजन हैज, राजन हैज थ्री ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स। अगर आपने टेंस को ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कि हैज जो है पोजीशन को शो करता है, किसको शो करता है, हैज पोजीशन को शो करता है, इसलिए राजन इज हैविंग की जगह क्या हो जाएगा, राजन हैज हो जाएगा। होपफुली आपने सेंटेंस ठीक से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, सोलोमन ऑलवेज रेफर्स, सोलोमन always refers, Solomon always refers in the dictionary, in the dictionary, Solomon always refers in the dictionary, in the dictionary की जगह हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, for clearing doubts, for clearing doubts, for clearing doubts about words, about words. ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है ऑन द डिक्शनरी, पहला ऑप्शन है ऑन द डिक्शनरी, दूसरा ऑप्शन है टू द डिक्शनरी, टू द डिक्शनरी, थर्ड ऑप्शन है विद द डिक्शनरी, विद द डिक्शनरी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन। चलिए, तो अब आपको आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है सोलोमन ऑलवेज रेफर्स इन द डिक्शनरी, क्या लिखा हुआ है, इन द डिक्शनरी। इन द डिक्शनरी की जगह क्या ऑप्शन ज्यादा सुटेबल रहेगा? अगर सेंटेंस ठीक है तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन यानी नो सब्स्टिट्यूशन, क्या कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन यानी नो सब्स्टिट्यूशन। तो क्या सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, और अगर बिल्कुल ठीक नहीं है तो इन चार में से, तीन में से पहला ऑप्शन है ऑन द डिक्शनरी, दूसरा ऑप्शन है टू द डिक्शनरी, एंड थर्ड ऑप्शन है विद द डिक्शनरी। तो अब आप देखिएगा क्या ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसमें भी अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता है, क्या पता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता है कि रेफर्स के बाद क्या आना चाहिए, रेफर्स के बाद क्या आना चाहिए, तो आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो पहले आप अपना प्रयास कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, आंसर बताते हैं। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया, तो फिर अब चेक करिएगा कि हम आगे क्वेश्चन का आंसर क्या बताने वाले हैं। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। तो देखिए, रेफर्स के बाद, किसके बाद, रेफर्स के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, क्या आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। तो अब आप देख लीजिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ज्यादा बेटर रहेगा। रेफर्स ऑन द डिक्शनरी नहीं होगा, रेफर्स विद द डिक्शनरी नहीं होगा, रेफर्स टू द डिक्शनरी, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफर्स टू द डिक्शनरी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है he will talk about, he will talk about films, he will talk about nothing but films, nothing, he will talk about nothing but films, but films। अब यहां पर he will talk about, he will talk about, will talk about, इसकी जगह हमें सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ऑप्शन देखते हैं फिर देखेंगे।
सेल टॉकिंग ऑफ, ऑप्शन है सेल टॉकिंग ऑफ, दूसरा ऑप्शन है इज टेकिंग इन, इज टेकिंग, इज टॉकिंग इन, इज टॉकिंग इन, थर्ड ऑप्शन है वॉज टॉकिंग एट, थर्ड ऑप्शन है वॉज टॉकिंग एट, एंड फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है टॉक्स अबाउट। अब आप बताइएगा इन चारों में से क्या ऑप्शन इसका ज्यादा बेटर हो सकता था फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अच्छा पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या हो सकता था या क्या करना चाहिए। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है, क्या है, ऑलरेडी ठीक है। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस कैसा है, ऑलरेडी ठीक है। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, क्या, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है। कैसा है, ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आया हुआ है और आपको इसमें कुछ इंप्रूव करना ही है तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बताइए। ही सेल टॉकिंग, आपको पता है कि आई वी के साथ सेल लगता है, क्या लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है, तो ये नहीं हो सकता था, है ना। इज टॉकिंग नहीं, वॉज टॉकिंग, तो आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसलिए इसमें अगर आप टॉक्स अबाउट भी लिख देंगे तब भी सही होगा। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, ये भी सेंटेंस ठीक है। और अगर आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज ही करना पड़े तो आपके पास चूज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा टॉक्स अबाउट, ये भी ठीक हो जाएगा, टॉक्स अबाउट, क्या हो जाएगा, टॉक्स अबाउट। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसमें से फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। वैसे तो सेंटेंस अपने आप में ठीक है लेकिन अगर इन चार ऑप्शंस में से चूज करना पड़े तो आप फोर्थ ऑप्शन भी रख सकते हैं टॉक्स अबाउट, तब भी सेंटेंस क्या रहेगा, ठीक ही रहेगा। क्लियर हो गया, ये फ्यूचर में है और ये किसमें हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में है और ये सिंपल फ्यूचर में है। क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम आगे के इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। पहले आप इतना ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा और जो जो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस को करते समय आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है आपको रिवीजन की और ज्यादा जरूरत है। पीछे जो भी कंजक्शंस के, प्रेपोजिशंस के, नाउन के, प्रोनाउन के, वर्ब के, एडवर्ब के, आर्टिकल्स के, पंक्चुएशन के, वॉइस के, नरेशन के, जितने भी रूल्स आपको टेंस के, स्पेशली सेंटेंसेस के जितने भी रूल्स कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से रिवाइज कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे एरर्स ठीक फाइंड आउट करना हो, चाहे सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस करना हो, चाहे वॉइस का सेंटेंस करना हो, बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिकली आपको बताई गई हैं। आपकी जिम्मेदारी है अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ठीक से पीछे से पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। जाने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही नुकसान होता है, लाइक भी कर दीजिएगा। और जैसे आपको समझ आ रही हैं चीजें, आपको फायदा हो रहा है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने किसी जानने वाले को, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट को चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह सीखे, वो भी आपकी तरह आगे बढ़े, तो उसे भी आप ये सेशन शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।